और एक बात है, इसमें और एक बात है, ये जो लोग बोलते हैं ना कि इनको उखाड़ के बाहर क्यों नहीं फेंका गया, इनको उखाड़ा जा रहा था। जब पहली ट्रेनें वगैरह, जब लाशें इंडिया में आना शुरू हो गई थी, तो जगह जगह पे इंडिया में 1948 में राइट्स हुए थे, और हिंदू सब बहुत एग्रेसिव हो गए थे और उनको मार मार के निकाल रहे थे। इट वॉज गांधी हु क्रिएटेड दिस प्रॉब्लम। गांधी कलकत्ता में जाके बैठ गए और उन्होंने आमरण अनशन पे बैठ गए थे वो, हाँ, और उधर फिर से यहाँ काटा के जा रहा लोग है, इट इज वेल सेंटिमेंट एंड में, गुड। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली, आई नो। उन्होंने, उनका स्टेटमेंट था, उनका स्टेटमेंट था, गांधी जी का स्टेटमेंट था कि अगर वो आप पे अटैक करते हैं तो आप अपने आर्म्स नीचे डाल दो, मर जाओ, क्योंकि हमारे हमारी सोच में तो हमें वापस जिंदा होके वापस आना है। एक और ट्रिविया में दिए जा रहा हूँ। गांधी जी हमारे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें एम्बुलेंस कोर में थे, ब्रिटिशर्स का इलाज करते थे, ठीक है। और उन्होंने आगाज किया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1847 हुए, 1857 हुए, बहुत ज्यादा समय नहीं बीता था, इंडियंस चिढ़े हुए थे। उन्होंने आगाज किया था कि आपको ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, हो सकता है ये हमें फ्री कर दें, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे जो कुछ भी हुआ, जैसा भी हुआ, और हमें फ्रीडम तो नहीं मिली, हम सारा इतिहास, हम लोग इतिहास जानते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी इन्होंने कैंपेन किया था ब्रिटिशर्स के लिए, इस बार लड़ो, इस बार पक्का आजादी देंगे, समझ रहे हैं। और इन कैंपेन्स की वजह से इतनी भर्तियां हुई थी जितने अंग्रेज नहीं थे हिंदुस्तान में। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? सर आ रही है। हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस व्यक्ति ने भर्ती के लिए आगाज किया कि भैया तुम लोग भर्ती हो जाओ, ब्रिटिशर्स के लिए लड़ो, कटो, मरो। और ट्रेंच वॉरफेयर की कंडीशन वगैरह आप सबने पढ़ी होगी। हमारे लोग जाके, हिंदू मुसलमान सब इंडियंस, कुत्ते की तरह मरे थे। मतलब इतनी गंदी मौत जो है जानवरों को नहीं मिलती है, ट्रेंच वॉरफेयर में उनकी वो स्थिति हुई थी। आजादी तो नहीं मिली। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिर से इन्होंने कैंपेन किया कि ब्रिटिशर्स की आर्मी में एनलिस्ट करो। और कैंपेनिंग के, इनके जैसे लोगों की कैंपेनिंग की वजह से जितने ब्रिटिशर्स पूरे इंडिया में नहीं थे उससे काफी ज्यादा लोगों ने एनलिस्ट किया, और वो लोग जाके लड़े बेगुनाहों को, जिनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, उनको मारा, और उनसे मरे जिनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं थी। अगर वो सिर्फ एनालिस्ट ना करते तो हमें आजादी मिल जाती। दूसरी बात ये साहिल भाई कि देखिए, जैसे इतिहास आपको आपको भी अभी सब पता चल रहा है ना कि मोपला में क्या हुआ था, डायरेक्ट एक्शन डे क्या हुआ था, एग्जैक्टली कुरान में क्या है, ये हमें भी और बाकी सब हिंदुस्तानियों को भी अभी पता चल रहा है। अभी तक ये सारा का सारा इतिहास जो जो हिंदुओं को या सनातनियों को जगा सकता था, वो दबा के और छुपा के रखा गया था। जैसे आपको भी पता चल रहा है उसी तरह से हमको भी अभी पता चल रहा है। और तब क्या क्या गुफअप्स गांधी ने और नेहरू ने और कांग्रेस ने किए थे सिर्फ अपनी गद्दी बचाने के लिए, टेम्पररी सॉल्यूशंस किस तरह से निकाले थे, ये भी अभी हमको पता चल रहा है। अब से ना हम हिंदूज को कम करेंगे और मुस्लिम्स को ज्यादा बढ़ाएंगे अपनी आर्मी के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे मुस्लिम्स वर द सपोर्टर जो ज्यादातर खुल के सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स को, एक तरीके से बताएं तो। और ब्रिटिशर्स जो थे वो उस टाइम पे, आप जैसे हम कहते हैं ना कि गजवाए हिंद वाला जो कॉन्सेप्ट भी था, वो दिमाग में भी था मुस्लिम्स के भी और ब्रिटिशर्स के, कि जब तक इनको डिवाइड रखेंगे ना, तो मुस्लिम्स को हमेशा हिंदूज के ऑपोजिट रखो, जिससे ये दोनों लड़ते रहे आपस में। तो जब उन्होंने देखा कि हिंदू यूनाइट होके हमारे खिलाफ लड़ना शुरू कर रहा है 1857 में, तो इन्होंने ना मुस्लिम्स को बढ़ा दिया कि अब हम अपनी आर्मी में मुस्लिम्स को लेंगे। अब यहाँ पे ना कुछ, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो आता है खिलाफत मूवमेंट का, आप लोगों ने अगर सुना होगा। खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई थी 1919 से लेके 24 के बीच में, जिसमें ना इन्होंने जो हमारे बहुत सो मच जो कहते हैं ना स्कॉलर्स बड़े बड़े, मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, शौकत अली खान थे, अजमल खान थे, और सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर साहिल भाई हमारी हिस्ट्री के, अबुल कलाम आजाद। आप सुना होगा आपने नाम, हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया के। ये खिलाफत मूवमेंट में थे। इसमें इन सारों ने अप्रोच किया था अफगान लीडर को
कि आप हमें सपोर्ट करो और वहां से आप हिंदूज पे अटैक करो, जिससे हम गजवा हिंद को लागू कर सके और इस्लामिक रूल को पालन कर सके, यहाँ पे ला सके। ये लेटर्स हैं और ऑन रिकॉर्ड लेटर्स हैं इन सभी मुस्लिम्स, जितने भी बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स थे ना उस टाइम पे और लीडर्स थे, सबने लेटर्स लिखी थी अफगान लीडर को कि हमें हेल्प करो गजवा के लिए, कि गजवाए हिंदो इस्लामिक रूल के लिए, रिटर्न लेटर के साथ। तो जब ये सारा मूवमेंट शुरू हुआ, खिलाफत मूवमेंट, तो हमारे खिलाफत मूवमेंट के अपोज करने के लिए जो सबसे पहले जो मेंबर खड़े हुए थे खिलाफत मूवमेंट को, वो आप सबने नाम सुना होगा, शायद कुछ लोग उनको नहीं पसंद करते होंगे, कुछ लोग करते भी होंगे, जिन उनके बारे में मैंने बहुत पढ़ा है। वीर सावरकर, वीर सावरकर इनके खिलाफ खड़े हुए थे और उन्होंने जब ये चीज देखी ना कि ज्यादातर 1919 से लेके 24 तक इंडियन ब्रिटिश आर्मी में मुस्लिम्स 50% अबव हो गए थे, आपको पता साहिल भाई? 50% से ज्यादा मुस्लिम्स थे और 2024 तक तो आते आते ये 70 to 60% हो चुका था कि मुस्लिम्स ज्यादा हैं उस आर्मी में। और इनका जो बेसिकली कॉन्सेप्ट था वो पूरा का पूरा यही था कि जब ये गोरे जाएंगे ना तो हम रूल करेंगे, क्योंकि हमारे पास टैक्टिकली सब कुछ एडवांस होगा और हिंदू तो कोई है नहीं टैक्टिकली एडवांस जो लड़ेगा, क्योंकि हमारे पास हथियार भी होंगे और हम इनको मार भी सकते हैं बहुत इजीली, सप्रेस कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको पता ही है आर्मी के बेस पे कुछ भी किया जा सकता है। तो उस टाइम वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने पूरा मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस चीज को सपोर्ट किया था। वीर सावरकर ने जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था ना साहिल भाई, तब उससे पहले वीर सावरकर जी के ऊपर एक बात आती है कि वो कहते हैं कि उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में बहुत हिंदुओं को बढ़ चढ़कर बोला था कि आप ज्वाइन करो। हाँ। तो ब्रह्म राक्षस भाई यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ठीक बोल रहे थे, वो गलत ये बोल गए कि जो महात्मा गांधी जी ने जो किया ना, उन्होंने आर्मी को बोला आप लड़ने जाओ, आपने ज्वाइन नहीं करने को बोला महात्मा गांधी ने, कि गोरों की सपोर्ट में जाओ और आप लड़ने जाओ वहां पर उनके सपोर्ट में। पर वीर सावरकर ने बोला था कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन करो। क्यों? उसका रीजन था गजवाए हिंद, क्योंकि अगर किसी भी हिंदू के पास टैक्टिकल और वेपन अगर नहीं होगा लड़ने के लिए, तो जितने भी आर्मी में इस वक्त मुस्लिम थे उनको पता था जैसे ही गोरे जाएंगे तो ये लोग हमारे पे अटैक करेंगे। सर एक एक छोटा सा करेक्शन। जी जी जी। ब्रह्म राक्षस भाई ने बताया था कि महात्मा गांधी ने जो फोर्स में भर्ती करा वो वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ने के लिए भेजने के लिए ये किया था। नहीं, मैं वर्ल्ड वॉर 2 की बात कर रहा हूँ। मैं वर्ल्ड वॉर 1 से तो एक्सेप्ट करता हूँ जो उन्होंने बोला था, वो तो एक्सेप्टेड है। हाँ, रेगुलर मिलिट्री भर्ती की बात उन्होंने नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या बताया था, क्या आप हमें यहाँ पर लड़ने के लिए मदद करो वर्ल्ड वॉर में, उस जैसी वर्ल्ड वॉर खत्म होगी हम आपको आजादी देंगे। हाँ, यस। और वहीं से ही खिलाफत मूवमेंट भी शुरू हुआ था, जिसकी वजह से जब वो खिलाफत मूवमेंट जब दबा दिया गया था ना, सप्रेस कर दिया गया था जब तो तब उस टाइम पे जो ये जो लीडर्स थे ना खिलाफत मूवमेंट के, इन सब लोगों ने मीटिंग रखी थी कुछ 1920s के अराउंड, जब ये हुआ था मद्रास के अंदर। और साहिल भाई आप मानोगे नहीं, मद्रास में जाके महात्मा गांधी जी ने इन रिटर्न और साथ में स्पीच दी थी ये बोल के कि हिंदू भाइयों आप हाथ मत उठाना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अगर वो मार रहे हैं मारने दो। जिसकी वजह से 10,000 लोग, 10,000 हिंदू में ऐड करना चाहूंगा, 10,000 हिंदू मारे गए थे और पूरा का पूरा एक कस्बा ही खत्म हो गया था। तो जिसके रिटेलिएशन में आपको पता अदर प्रोविंस में दंगे शुरू हो गए थे, बट लेकिन वहां पे जाके जो कलकत्ता है ना, कलकत्ता में राइट शुरू हो गए थे। आपको पता सबसे ज्यादा हाई वोल्टेज तो वहीं पे रहता था कोलकाता में ही, हिंदू मुस्लिम्स का, बंगाल में। तो वहां पे शुरू हुए तो महात्मा गांधी जी वहां पहुंच गए आके। ये मैं अगर कोई मेरे को करेक्ट करना चाहेगा
मैं ये वो वाले टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ जब 1945, उससे पहले भी बहुत बार कोलकाता जा चुके हिंदू मुस्लिम के रॉयट को रोकने के लिए। गांधी जी वहां जाके हर हिंदू के पास जाके बोल रहे हैं आपने कुछ नहीं करना है, छोड़ दो, आपने नहीं हाथ उठाना है, ये बोला है गांधी मतलब जी ने। मरते रहो, मरते रहो, वो मार रहे हैं, मारने दो, आपकी बेटियों को उठा रहे कह रहे उठा लेने दो, कोई बात नहीं, आपने कुछ नहीं करना है। ये महान वर्ड्स थे थे हमारे गांधी। बापू जी। तभी साहिल भाई इनकी उन्होंने इनके जो कमेंट्स हैं उनमें ये भी लिखा है कि अगर वो आपको रेप भी करते हैं तो करने दो। करने दो, यस, मैं वही चीज कि बोल अगर रहा वो हूँ। आपको रेप भी करते हैं तो वो भी करने दो। ये कैसा महात्मा है, मुझे समझ नहीं आया। नहीं तो भाई फिर मैं तो कहूंगा कि ठीक है, छुपाया गया, कुछ भी किया गया, अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, हर जगह पे गांधी जी के इन प्यारे प्यारे कोट्स को रखा जाए। अरे वो रखते आप हैं साहिल सर, हमें भाई तभी पता मानोगे चला है नहीं, ना साहिल भाई, जो हमें तभी अब पता चला है। आजकल के टाइम पे जो जैसे हमारे अन्नामलाई जी हैं और बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर्स हैं जो साउथ इंडियन, मैन उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, साई प्रसाद हो गए, ये लोग अब कोट कर करके बोलते हैं महात्मा गांधी को और बी आर अम्बेडकर को, क्योंकि बी आर अम्बेडकर का भी जो जय भीम चलाया था ना इन्होंने पीछे, तो उसको भी कोट करके कि किस वजह से अंबेडकर जी पूरे की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ एक पॉइंट पर आ गए थे, क्योंकि उनको भी एक तरह ऑफर आई थी कि आप मुस्लिम ज्वाइन कर लो, उन्होंने बोला मेरे को इतना रेडिकल नहीं बनना है, मुझे सिर्फ इनकी जो जाति प्रथा है हिंदू की, बस वो चीज खत्म करनी है, इसीलिए मैं बुद्ध में गया हूँ, वरना मुझे और किसी चीज से दिक्कत नहीं थी कुछ। नाथुराम गोडसे की व्हाई आई किल्ड गांधी पढ़ लीजिए, उसमें आपको क्लियरली जी। अब एक और चीज मैं बोलूंगा कि साहिल भाई महात्मा गांधी के बहुत फैन होंगे यहाँ पे, वो उठ के अब उछल के एक चीज बात बोलेंगे। गोडसे को मैं सपोर्ट क्यों करता हूं उसकी बात मैं आपको क्लियर बता देता हूं। गोडसे महात्मा गांधी को ही नहीं मारना चाहते थे, वो नेहरू को भी मारना चाहते थे और वो साथ में मोहम्मद अली जिन्ना को भी मारना चाहते थे। उनको अच्छा, इसीलिए नहीं मार पाए। जो है हाँ जी। ये तो एक ऐसा कैरेक्टर है कि मतलब लोग उनके, कुछ लोग उनके साथ में भी है, कुछ लोग उनके अगेंस्ट में भी है। इसके अलावा कोई और भी सोर्स है जहां पे ये बात कोट हुई है? जी जी, काफी सोर्स भाई, काफी सोर्स मिलेंगे। आप उस समय की हिस्ट्री पढ़ोगे आपको क्लियरली मालूम चलेगा, और इनकी बुक भी आई है रिसेंटली। मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई बुक ना पढ़ो, कोई आर्टिकल ना पढ़ो, जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं ना, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, दिल्ली जाओ, चलो दिल्ली नहीं जा सकते, अब तो इंटरनेट का जमाना आ गया है, आर्काइव खोलो, आर्काइव में पूरी डिटेल्स है विद नोट। एक मिनट सर, इनके लेटर तक हैं, गांधी जी के अपने लेटर तक हैं जिनमें लिखा हुआ है, और न्यूज क्लिपिंग है जहां पे गांधी जी ने अपना इंटरव्यू दिया है और पब्लिक को बताने के, उस जमाने में तो न्यूज़पेपर ही होते थे तो न्यूज़पेपर में बताने के लिए उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि हिंदुओं, अगर तुम्हारे को कोई मारे तो मर जाओ, अगर तुम्हारा कोई रेप करे तो रेप करा लो। ये उनके अपने कोटेड किए हुए वर्ड्स हैं जो न्यूज़पेपर्स, उस जमाने के न्यूज़पेपर में हैं। तो अगर आप किसी भी लाइब्रेरी में जाके शेयर कर रहा हूँ, देख लो ना एक बार। हाँ, लिंक ये दिखा देते। मेरे पास सारे सोर्स है साहिल भाई, आप मेरे पास भी है, तो मैं बता दूंगा। कौन भाई बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ बवाली। हाँ बवाली भाई, एक मिनट रुक जाओ, ये करना भाई लेके आए, दिख रहा है, जूम कर दो थोड़ा, करना भाई, जूम कर लीजिए, करना भाई। हाँ ठीक है, हाँ ओके। सो यहाँ पर गांधी जी के वर्ड्स में है, एक मिनट, हाँ, गांधी जी क्लियर वर्ड्स में कहते हैं कि हिंदुओं में इतना साहस और इतनी आस्था होना चाहिए कि धर्मांधों द्वारा की जाने वाली इन गड़बड़ियों के बावजूद वे अपनी धर्म की रक्षा कर सके। मोपलाओं के पागलपन की, मुसलमानों द्वारा की जाने वाली निंदा को मुसलमानों की दोस्ती की गारंटी नहीं माना जाती। यानी सबसे पहली लाइन में इन्हें क्लियर लिखा है कि हिंदुओं में इतना साहस और आस्था होना चाहिए कि धर्मांध कौन, जिन्होंने धर्म के नाम पे अत्याचार किया, जिहादी। हाँ, तो ये चुपचाप सहन करना है मोगल लोगों द्वारा किए गए जबरन धर्म परिवर्तन। एक मिनट, हाँ ये देखो हाईलाइट कर रहा मैं, मोपला लोगों द्वारा किए गए जबरन धर्म परिवर्तन और लूटमार के बारे में मुसलमानों को स्वयं को शर्मिंदगी होनी चाहिए और उन्हें चुप रहते हुए ऐसे प्रभावकारी ढंग से प्रयास करना चाहिए कि उनमें अधिकतम धर्मांध व्यक्तियों के लिए ऐसे काम करना असंभव हो जाना चाहिए। यानी वो कह रहे हैं कि हिंदुओं ने चुप रहना चाहिए
और मुसलमान जो कर रहे हैं वो उनको करने देना चाहिए। और एक लेवल ऐसा आएगा जब उनको उनके कर किए की शर्म महसूस होंगी, तब तक हिंदुओं ने कुछ नहीं बोलना चाहिए। मोपलाओं के बारे में उन्होंने कहा था, गांधी जी का कहना था, मोपला भगवान से डरने वाले बहादुर लोग हैं और वे उस बात के लिए लड़ रहे हैं जिसे वे धर्म समझते हैं। यानी जो मारकाट हो रही है, जो लोगों का मर्डर हो रहा है, जो रेप हो रहा है, जो बच्चों का अपहरण हो रहा है, जबरन निकाह हो रहे हैं, गर्भवती महिलाओं को बीच में से चीर डाला जा रहा है, तो उनका कहना है कि ये भगवान से डरने वाले बहादुर लोग हैं और ये इस बात के लिए लड़ रहे हैं जिन्हें अपना धर्म समझते हैं। एक हिसाब से गांधी जी की बात बराबर थी, क्योंकि यहाँ पर धर्म यही, सामने वालों को धर्म यही सिखा रहा है और जिस तरीके से वे लड़ रहे हैं उस तरीके से जिसे वे धार्मिक समझते हैं। तो ये अभी जिन्होंने सोर्स मांगा था, ये है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पेज नंबर है 158। और एक और चीज, वेस्ट कोस्ट स्पेक्टेटर का आप न्यूज आर्टिकल खोल लेना, मैं आपको बता रहा हूँ सोर्स, वेस्ट कोस्ट स्पेक्टेटर का आर्टिकल ऑन 29th of April 1920, उन्होंने क्लियर बोला था गांधी डिसग्रेस्ड मतलब वर्ड यूज देख लो आप क्या किया उन्होंने। डॉक्टर एनी बेसेंट ने भी गांधी के लिए यही अल्फाज यूज किए थे और इवन बाबा साहेब अम्बेडकर का ओरिजिनल वीडियो मौजूद है यूट्यूब पे, बीबीसी पे दिया हुआ उनका 5 मिनट का इंटरव्यू है, शायद 5 या 6 मिनट का, जहाँ अम्बेडकर जी ने बोला है कि गांधी एक जहरीला सांप है। हमें नहीं पता क्योंकि हमारे को बुक्स वही पढ़ाई गई जो मौलाना आजाद ने लिखी थी, वो भी उन्होंने जो खिलाफत मूवमेंट और मोपला के सबसे बड़े गुनहगार थे। ये इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, शायद उनका कोट है ये, विंस्टन चर्चिल, यस, बंगाल में आए थे, उनको पूछा था कि गांधी का रोल क्या है इंडिपेंडेंस में, उन्होंने बोला मिनिमल या नील, ऐसा कुछ। इवन ही कोटेड कि व्हाई हैजंट गांधी डाइड येट, क्योंकि अगर वो मर जाता तो भाई और अच्छा होता हमारे लिए, दैट्स व्हाट ही सेड। कह रहा उसका चलने दो, ये चर्चिल की वीडियोस में है, आप चर्चिल की अगर वीडियोस देखोगे तो चर्चिल ने रिटर्न में भी लिखा हुआ है कि गांधी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, होने दो उसको जो होता है। भगत सिंह क्यों गांधी के अपोज में थे? जो हमारे सरदार वल्लभ भाई जी पटेल थे, उनके साथ काम करने वाले जो सिविल ऑफिसर थे, मेरे को नाम नहीं आ रहा, MN राव कुछ ऐसे कुछ करके नाम है, उन्होंने भी बुक लिखी हुई है, उन्होंने तक अपोज किया है अपने कुछ आर्टिकल्स में गांधी को, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बहुत हद तक उनको अपोज करते रहे हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस छोड़ना ही ये सबसे बड़ा रीजन था कि गांधी हमेशा नेहरू को सपोर्ट कर रहे थे, जो कि नेहरू टोटली मुस्लिम सपोर्टर था लड़ने का, वो मिला। सावरकर जी अगर नहीं कहते तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जो आजादी मिलती उसमें मिलिट्री में ये मुस्लिम डोमिनेंट होता। तो साहिल भाई आप मानोगे नहीं, जितने भी मुस्लिम उस टाइम पे ब्रिटिश आर्मी में थे वो सारे के सारे पाकिस्तान में गए, और सावरकर ने बोला था जिस दिन ये लोग आजादी लेंगे ना गोरों से, ये लोग अटैक करेंगे। और आप मानोगे नहीं, वही बात सच हुई। 1947 में आजादी मिली, 1948 में उन्होंने अटैक कर दिया। और वही सारे लोग गए उस साइड में जो लोग उस टाइम पे ब्रिटिश आर्मी के में होते थे, मुस्लिम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट मुस्लिम्स। और हिंदू यहां से इसीलिए खड़ा रहा और लड़ पाया क्योंकि उनके पास बाद में एक्सपीरियंस आया। अगर वो मूवमेंट नहीं होता वीर सावरकर की तरफ से कि जाओ और आप ज्वाइन करो आर्मी, तो आज आप सोचते कि सिचुएशन क्या होती और उस टाइम सिचुएशन क्या रहती। साहिर भाई, इसीलिए जब पार्टीशन हुआ था तो इंडिया के पास भी इनकी आर्मी थी, अदरवाइज इंडिया के पास आर्मी ही नहीं होती। क्योंकि नेहरू, गांधी और नेहरू तो कहते थे कि आजादी के बाद हमें आर्मी चाहिए ही नहीं। गांधी तो डिमोलिश करने के लिए उसमें फेवर में था कि आर्मी की जरूरत क्या है, आर्मी की जरूरत क्या है, देश में आर्मी की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको साहिल भाई एक बात बोलूंगा ना, आप हंस के पागल हो जाओगे। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, महात्मा गांधी जी के नक्शे कदमों पर ही जब हमारे डॉक्टर राजेंद्र अपना लाल बहादुर शास्त्री के बाद एक और प्रधानमंत्री आ रहे जिनके उसमें दौर में 61 से पहले का, मेरे को याद नहीं आ रहा उनका नाम, तो उस टाइम पर उन्होंने ये बोला था कि हमें आर्मी की क्या नीड है। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी बोला था और उससे पहले क्या कहते हैं महात्मा गांधी जी ने भी, कि हमें आर्मी क्या नीड है। तो हम ना आर्मी को
थोड़ा 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 करके ना कम करते जाएंगे अपनी पावर, ताकि हम 70-60 तक आके कुछ ना हो हमारे पास। जी, गांधी का जो सचिव था शायद वही आर्मी हेड था वो, या मिनिस्टर था शायद इसका, तो उसकी वजह से 1962 वॉर हारे हैं। उसी की वजह से हम 1962 वॉर हारे, क्योंकि इन लोगों ने बोला हमें गन्स और वेपन्स की क्या नीड है, छोड़ो, जाने दो, लीव करते जाओ। और ये कह रहे हैं ये हमारे गांधी जी की वो है, इसी रीजन से अहिंसा ना भाई। अरे साहिल भाई, अहिंसा नहीं, सिर्फ आपको बताता हूँ, हिंदू धर्मों का एक श्लोक है जिसको कोट करते हैं, अहिंसा परमो धर्म, ठीक है, बस इतना ही बताते हैं, उसके आगे की लाइन तो बताते ही नहीं कभी भी। श्री कृष्ण जी ने बोला था अहिंसा परमो धर्म, मतलब अहिंसा करना सबसे बड़ा धर्म है। उसके बाद उन्होंने लाइन बोला कि हाँ, कि अहिंसा परमो धर्म, हिंसा तथैव, मैं पूरा कोट ही श्लोक ही भूल गया हूं मैं, किसी को अगर यहाँ पे पता हो तो प्लीज मेरे को एक बार। हिंसा मतलब धर्म के लिए हिंसा करनी पड़े तो वो बड़ा धर्म है उसका। मैं एक बारी आपको बता देता हूँ साहिल भाई, 1 मिनट। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा, धर्म हिंसा तदेव, मतलब अगर अहिंसा परमो धर्म तो है, पर अगर धर्म के खातर आपको हथियार उठाना पड़े, जो कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला था कि हथियार उठाओ क्योंकि ये वो धर्म के खिलाफ है, तो वो उठाना जरूरी है, कंपलसरी है। इसीलिए जब भी रॉयट्स हुए हैं ना हिंदू मुस्लिम्स के, तो हिंदुओं, जैसे ही हिंदू, आपने नोटिस किया होगा इंडिया में जैसे ही हिंदू उठता है ना, ये सारे मौलाना और जितने भी मौलवी होते हैं ना, टीवी पे आके कहते हैं नहीं नहीं हम तो हिंदुओं के साथ हैं, हम कुछ नहीं कर रहे जी, हमें चाहते, क्योंकि इनको पता है गुजरात में क्या हुआ था साहिल भाई, यही तो हुआ था, आपने एक ट्रेन जलाई, उन्होंने पूरे कस्बे जला दिए, यही तो होता है रिपीट में। वो कहते हैं शांति की कम्युनिटी है, इसको शांति में रहने दो। हेलो साहिल भाई, एक्चुअली जब भी गांधी जी के बारे में बात करते हैं ना हम लोग, एक बात भूल जाते हैं, क्या पता है, अफ्रीका से गांधी जी इंडिया में आए ना 1915 में, सडनली इतना फेमस कैसे हो गया वो गांधी जी? क्योंकि गोरों ने फेमस, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया कुछ भी नहीं था, फिर न्यूज़पेपर भी इतना कम था, कैसे फेमस हो गए ये सब भूल जाते हैं हम लोग। साहिल भाई गांधी जी, आप इंडिया अगेंस्ट करप्शन देख लीजिए, वो केजरीवाल कैसे फेमस हुआ, वैसे भी उस समय गांधी फेमस हुआ। अरे सबसे बड़ा आपको बता देता हूँ, जो अभी सिख खालिस्तानी जो कौन था, वो जो अभी फेमस हुआ था ना साहिल भाई, एक ही दिन आया दुबई से और आके भिंडरावाले का सपोर्टर बन गया, मतलब भिंडरावाला बन गया दूसरा। वैसे ही गांधी भी सब फेमस हुए थे, बैकअप था उनके पीछे गोरों का। हाँ बैकअप, मतलब वो ब्रिटिश का बैकअप था एक्चुअली, ये ब्रिटिशर का प्लांटेड बंदा था ये गांधी जी। सर इतना बड़ा धंधा था कि उनको पता था एक आदमी की आइडियोलॉजी ऐसी है कि जो कहता है कि लड़ो मत, और ब्रिटिशर को ऐसे ही लोग चाहिए थे जो उनके सामने अपनी गर्दन ना उठाएं, अपना सर ना उठाएं। हाँ, वो रेजिस्टेंस में उनको नहीं चाहिए था ना यहाँ से। एग्जैक्टली, तो उन्होंने ऐसे आदमी को लेके आगे खड़ा कर दिया कि जो रेजिस्टेंस खड़ी हो रही थी उसको दबा देता था, अपना धर्म दिखा के, अपनी आइडियोलॉजी दिखा के, कि कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा भी गाल आगे कर दो दूसरा। और अंग्रेजों को तो वही चाहिए था ना। फिर वो जो बाकी जितने जो मूवमेंट गांधी जी के हवाले से दिए जाते हैं, साहिल भाई गांधी जी का सिर्फ एक बताओ मूवमेंट जो 1924 के बाद चलाया गया हो। नहीं, एक भी नहीं है। बुक में पढ़ा ना भाई, गांधी जी के नाम पे या गांधी जी ने जितने भी मूवमेंट्स चालू किए थे, चलाए थे, या तो विड्रॉल कर लिए गए या फिर फ्लॉप हुए थे। साहिल भाई पहले तो 1924 के बाद कोई ना यार, कुछ तो भी फेमस नाम था, मैं जहन से निकल गया, नमक वाला भी कोई था ना, नमक वाला सिर्फ वही आंदोलन। नमक वाला क्या था, एक दिंडी यात्रा थी जो साधारण से निकलकर, हाँ दांडी यात्रा थी, वो कोई आंदोलन नहीं था। मूवमेंट करके भी तो एक हमने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा था यार। वो जो आप मूवमेंट आप बता रहे हो ना नाम, ये स्टार्टिंग से लेड बाय जो थे, ये हमारे या तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन जो मैक्सिमम जो मूवमेंट है ना साहिल भाई, 1924 के बाद तो पहले मूवमेंट कोई है ही नहीं, कोई भी मूवमेंट नहीं है। सीधा लास्ट में आया 1947 में। उससे पहले जितने भी मूवमेंट हुए
सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और दो और थे, मेरे को उनका नाम क्लियर याद नहीं है। सुभाष चंद्र बोस भी तो थे ना? लोकमान्य तिलक। तिलक तिलक करके ऐसी कुछ नाम था उनका, जिन्होंने हाँ जी, लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक और बाल गंगाधर तिलक, ऐसी कुछ नाम था उनका शायद। इन्होंने साहिल भाई शुरू किए थे। एक ही थे। अच्छा साहिल भाई, एक और ऐड कर दो यहाँ पे। किसी को भी अगर गांधी के बारे में लग रहा है कि हम गलत बोल रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं, तो आप लोग प्लीज माय एक्सपीरियंस विद ट्रूथ गांधी की किताब ही पढ़ लीजिए। किसकी है ये? खुद गांधी की लिखी हुई है। अच्छा, अरे वाह। तो भाई लोग ये जो किताब का नाम बताया, ये भी आप लोग एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपेरिमेंट है। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। हाँ वही बोला। बब्बू भाई कह रहे 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन। शायद बब्बू भाई एक जो बता रहे हैं, शायद गांधी जी का कोई आंदोलन। और नोवन भाई कह रहे एक और बात, मेरे नाम भी साहिल है, लव यू भाई। थैंक यू भाई। और एक लव यू आ गया। और बब्बू भाई कह रहे 1942। तो बब्बू भाई शायद बताना चाह रहे कि आप लोग जो बोल रहे थे कि 1920 के बाद कोई उन्होंने नहीं चलाया, क्विट इंडिया मूवमेंट था 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट ये भाई भी बता रहे 1942 में खत्म कर दिया गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट अगर पूरा सक्सेस होता था तो अंग्रेज लोग इंडिया छोड़ के जाते थे, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट इटसेल्फ 1942 में खत्म किया गया था। और उसे तो अंग्रेजों ने बहुत क्या बोलते बार्बरिक तरीके से खत्म किया था। और करना भाई, क्विट इंडिया मूवमेंट बनाया किसने था वो भी आपको अगर अच्छे से ध्यान में होगा तो जापान में रेडियो अनाउंसमेंट किया था नेताजी ने, और उनका पूरा स्पीच है वो गांधी ने चुराया, वो पूरा का पूरा। चलिए, ये लास्ट अभी दी वैगाबॉन्ड भाई जो है ये लास्ट कॉलर है। इसके बाद हम आज के लिए कॉलर नहीं लेंगे। नेक्स्ट स्ट्रीम में जिसको जुड़ना है वो जुड़ सकता है। इसमें से कोई भाई अगर लास्ट 1 महीने में जुड़ चुका है तो रिक्वेस्ट है कि वो ना जुड़े, क्योंकि देखिए बहुत सारे नए लोगों को जुड़ना होता है लेकिन उनको मौका ही नहीं मिलता। और मैंने ये कहा था कि जो भी 1-1.5 महीने के अंदर जुड़ा है, जो कॉलर जुड़ते हैं वो प्लीज ना जुड़े। किरीट कोहली भाई कह रहे जय सोमनाथ। साहिल भाई आपके चैनल इस्लाम के बारे में या गांधी खिलाफ पता नहीं भाई। नहीं, एक्चुअली हमारा चैनल जो है वो किसी के खिलाफ नहीं है, बस जो टॉपिक छिड़ा हुआ था मोपला इंसिडेंट से लेके, जो कि कहीं ना कहीं इस्लाम से जुड़ा हुआ था, क्योंकि वो सोच वहीं से आ रही है, तो उससे रिलेटेड जो बैकग्राउंड में चल रहा था वो ये चीजें आ रही है। स्पेसिफिकली हम कोई ऐसा किसी इसके बारे में हम टॉपिक नहीं उठाते हैं, चूंकि ये इससे निकलते निकलते यहां तक पहुंचा है, इस वजह से बातें हुई है। चलिए, नेक्स्ट है हमारे बावली बाबा भाई। जी साहिल भाई थैंक यू। मैं सोचा ना कि हाँ जी अंग्रेजों ने जी तो मैं बता रहा था कि पहला तो इन्होंने बता दिया कि B.R. अम्बेडकर की जो बुक है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसमें गांधी जी ने मोपला के जितने भी जो मर्डरर्स थे, रेपिस्ट थे, उनके बारे में कहा था कि दे आर ब्रेव एंड गॉड फियरिंग पीपल हु were fighting for what they consider as religion and in a manner in which they consider religion। तो बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया कि भाई वो तो ऐसे ही है। दूसरा, गांधी जी या तो लेटर्स में लिखते थे या स्पीचेस में लिखते थे, जो कि आपको मिलेगा कलेक्टिव वर्क ऑफ गांधी, या फिर एक यंग इंडिया करके मैगजीन आती थी, उसमें वो लिखते थे। यंग इंडिया के 1924 के इशू में गांधी जी ने लिखा था, My own experience but confirms the opinion that Musalman as a rule is bully and Hindu as a rule is coward and need the Hindu blame the Musalman for his cowardice। मतलब कि इसमें भी विक्टिम ब्लेमिंग की तुम ही कायर हो बे हिंदू, इसीलिए तुम मारे जाते हो, इसके लिए मुसलमान को तुम क्यों ब्लेम करते हो? सर तुम सर लेके बाहर निकलोगे तो तुम्हारा सर तन से जुदा होगा ही, बाहर क्यों निकलते हो, एक टाइप से। अच्छा, जब मोपला मैसेकर के बाद 1921 में बहुत ज्यादा कन्वर्शंस हुए थे एकदम मैसिव रेट पे कस्बे के कस्बों को, तो उसके बाद 1926 में एक स्वामी श्रद्धानंद थे जो कि 1923 से 26 तक ना उन्होंने बहुत घर वापसी कराई थी, जितने लोगों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया था। तो इसी
कारण से मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी बहुत ज्यादा चिंतित थी कि ये इतना घर वापसी करा रहा है वापस। तो एक अब्दुल राशिद करके एक आदमी था जिसने, जब वो बीमार लेटे हुए थे बेड पे, तो उनको 4 गोलियां मार के मार दिया। उसके बाद जब मारने के बाद मुसलमान कम्युनिटी से बहुत ज्यादा लोग जो हैं, उसने अब्दुल राशिद को एकदम शहीद और गाजी घोषित, वो जिहादी घोषित किया। और 5 कंप्लीट रिसाइटेशन ऑफ कुरान हुआ था उसके नमाजे जनाजा में। और गांधी जी ने गुवाहाटी में 1926 के कांग्रेसी सेशन में गांधी जी ने कहा था, आई हैव कॉल्ड अब्दुल राशिद ए ब्रदर एंड आई रिपीट इट, I do not even regard him as a guilty of Swami's murder. गिल्टी वो हैं जो कि हेटरेड करते हैं एक दूसरे के खिलाफ। अब्दुल राशिद बिल्कुल गिल्टी नहीं है और मैं उसको कभी भी गिल्टी नहीं मानूंगा, बल्कि वो तो मेरा भाई है। अच्छा, गांधी जी ने जब पंजाब में हिंदू और सिखों का मैसेकर हो रहा था जस्ट आफ्टर पार्टीशन, तो उन्होंने कहा था इसी यंग इंडिया के मैगजीन में कि आई वुड टेल द हिंदूज टू फेस डेथ चीयरफुली if the Muslims are out to kill them. I would be a real sinner if after being stabbed, I wish in my last moment that my son should seek revenge. I must die without any revenge. You may turn around and ask whether all Hindus and all Sikhs should die. Yes, I would say so. Because such martyrdom will not go in vain. उन्होंने बोला कि हिंदू और सिख को तो खुशी खुशी मर जाना चाहिए और कभी भी रिवेंज का ख्वाहिश नहीं करना चाहिए। अगर मेरे को भी कोई स्टेप करेगा तो मैं अपने बच्चे को नहीं कहूंगा कि रिवेंज लेना, और उनको खुशी खुशी मर जाना चाहिए, उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। अच्छा, यंग इंडिया में उन्होंने ये भी कहा था गांधी जी ने, it is wrong to say that Islam has employed force. No religion in this world has spread through the use of force. No Muslim, to my knowledge, has ever approved of compulsion. मतलब ये पता नहीं अपने ही डिल्यूशनल वर्ल्ड में रहते थे। उनके हिसाब से इस्लाम कभी भी जोर जबर के बेसिस पे स्प्रेड नहीं हुआ। कोई रिलीजन आज तक जोर जबर के बेसिस पे स्प्रेड नहीं हुआ, और इनके नॉलेज में ऐसा कोई मुसलमान नहीं है जो कि किसी को प्रेशराइज करके कन्वर्ट करे। ये था जब दिस इज द मैसेज ही गिव टू द हिंदू विक्टिम्स ऑफ मोपला रेबेलियन इन यंग इंडिया 29 सितंबर 1921। अच्छा, जो ये बात हो रही थी ना कि अफगानिस्तान वाले भी आ रहे थे जिहाद करने के लिए और उनको इनवाइट किया था सारे मुस्लिम्स ने, यंग इंडिया में मई 1921 के इशू में गांधी जी ने लिखा था, आई वुड इन ए सेंस सर्टनली असिस्ट द आमिर ऑफ अफगानिस्तान इफ ही वेज ए जिहाद अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो मैं उनको खुशी खुशी आमिर ऑफ अफगानिस्तान को बुलाऊंगा यहाँ पे, ये इनका मानना था। और उसी में आगे ये भी कहा कि हिंदू शुड नेवर बी एंग्री अगेंस्ट मुस्लिम इवन इफ द लेटर माइट मेक अप देयर माइंड टू अनडू इवन देयर एग्जिस्टेंस, एंड हिंदू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, आफ्टर ऑल द किलर विल बी नन अदर देन आवर मुस्लिम ब्रदर। तो अपने भाइयों से मर जाने में क्या ही दिक्कत है तुमको। मई 1921 में यंग इंडिया में मैगजीन में, मई 1921 के यंग इंडिया मैगजीन में तो इन्होंने, अगर किसी को सर्च करना है तो इस पे नेट पे मिल जाएगा ये मैगजीन? हाँ हाँ हाँ, ये मिल जाएगा। यंग इंडिया मई 1921 कलेक्टिव वर्क ऑफ गांधी, और गांधी जी का एक वेबसाइट भी है गवर्नमेंट का, उसमें मिल जाते हैं ये सारे। जब जो पाकिस्तानी से रिफ्यूजी जो भाग भाग के आ रहे थे बच बचा के, तो उनको गांधी जी ने ये कहा था कि आई एम grieved to learn that the people are running from West Punjab, and I am told that Lahore is being evacuated by the non-Muslims. I must say that this is what it should not be. If you think Lahore is dead and is dying, do not run away from it, but die with what you think is a dying Lahore. तो ये बड़ा दुख हुआ मुझे कि लोग लाहौर को नॉन मुस्लिम्स इवैक्यूएट करके जा रहे हैं, और लाहौर मर रहा है या मरने वाला है, तो वहां से भागो मत, लाहौर के साथ ही, मरते हुए लाहौर के साथ तुम भी मर जाओ वहीं पे। अच्छा, उसके बाद मजेदार बात है, कलेक्टिव वर्क ऑफ गांधी के वॉल्यूम जो है 92 में पेज नंबर 355 में गांधी जी ने एक प्रेयर मीटिंग में अक्टूबर 18, 1946 में ये वर्ड कहा था कि गांधी जी एडवाइज द वुमेन इन ईस्ट बंगाल टू कमिट सुसाइड बाय पॉइजन
और सम अदर मीन्स टू अवॉइड डिसऑनर, तो जिनका बलात्कार हो रहा है उससे बचने के लिए या तो वो जहर खा ले, हाँ, या किसी और तरीके से सुसाइड कर ले, हाँ, अपना इज्जत आबरू बचाने के लिए। यस्टरडे ही टोल्ड द वुमेन टू सफोकेट देमसेल्फ, खुद से ही गला घोंट लो, एंड टू बाइट देयर ओन टंग टू एंड देयर लाइफ, अपना ही जीभ काट लो अपने दांतों से और अपना जीवन खत्म कर लो अपना, लेकिन इज्जत बचाओ इस ढंग से। ये था गांधी जी का एडवाइस। ये है प्रेयर मीटिंग न्यू दिल्ली में अक्टूबर 18, 1946 के गैदरिंग में। ये पेज 355 वॉल्यूम 92 गांधी जी कलेक्टिव वर्क्स में मिल जाएगा, कलेक्टेड वर्क ऑफ महात्मा गांधी। अच्छा, कलेक्टेड वर्क ऑफ महात्मा गांधी वॉल्यूम 94 में पेज 46 में कहा है गांधी जी ने कि लेट नो वन कमिट द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दैट राम राज्य मीन्स ए रूल ऑफ हिंदू। कोई भी ये बेवकूफ ना समझे कि राम राज्य का मतलब हिंदुओं का राज होगा, क्योंकि माई राम इज अनदर नेम फॉर खुदा और गॉड। मेरा जो राम का दूसरा नाम है वो खुदा है या भगवान, ये गॉड है। आई वांट खुदाई राज विच इज सेम एज द किंगडम ऑफ अर्थ, गॉड ऑन अर्थ, एंड द रूल ऑफ फर्स्ट 4 खलीफ्स, जो पहले 4 खलीफा हैं वो उनके बराबर हैं, राम राज्य के बराबर। एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच ए राज वुड नॉट ओनली मीन द वेलफेयर ऑफ होल ऑफ इंडियन पीपल बट होल ऑफ द वर्ल्ड। ना सिर्फ ये ऐसा राज्य जो कि खुदाई राज होगा वो सिर्फ इंडिया के वेलफेयर के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के वेलफेयर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और गांधी जी ने एक स्पीच दिया था अप्रैल 6 में 1946 में। यह है वॉल्यूम 94 में पेज 246 7 to 249। उसमें यह कहा था कि हिंदू शुड नॉट हार्बर एंगर इन देयर हार्ट अगेंस्ट मुस्लिम इवन इफ द लेटर वांटेड टू डिस्ट्रॉय देम, इवन इफ द मुस्लिम वांट्स टू किल अस ऑल वी शुड फेस डेथ ब्रेवली। और अगर हिंदू को ना कोई गुस्सा नहीं रखना चाहिए अपने दिल में मुसलमानों के खिलाफ, अगर वो चाहे वो सामने वाला आपको कंप्लीटली नस्ते नाबूद करना चाहता है, अगर वो आपको मारना भी चाहता है तो आप खुशी खुशी बहुत ही ब्रेवली डेथ को फेस करें। एंड इफ दे एस्टेब्लिश देयर रूल आफ्टर किलिंग हिंदूज वी वुड बी अशरिंग इन अ न्यू वर्ल्ड बाय सैक्रिफाइसिंग आवर लाइफ। तो अगर वो एक इस्लामिक रूल कायम करते हैं सारे हिंदुओं को मार के, तो खुश हो जाओ कि हम लोग एक नई दुनिया में इंटर करेंगे अपना लाइफ सेक्रीफाइस करके। नन शुड फियर डेथ, कोई भी मौत से क्या ही डरना, बर्थ और डेथ आर इनएविटेबल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। अच्छा, सबको साहिल भाई, सॉरी मैं आप, हाँ, गांधी का किसी ने खतरा चेक किया था? मुझे लगता है उसका खतरा हो चुका था। सोच रहा हूँ नहीं, वो कलमा पड़ चुका था। एक मिनट साहिल भाई, अच्छा मेरा पॉइंट तो रख लेने दो, मैं बाकी को ही मौका देता हूँ। अच्छा करना भाई, आप कुछ बोल रहे थे, बोलो, आप बोलो, फिर मैं अपना पॉइंट रखता हूँ। गांधी जी के इतनी शिक्षा का सबसे ज्यादा असर किसके ऊपर पता है आपको? गांधी जी का अपना खुद का बेटा हरिलाल कन्वर्ट हो गया था, उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। ये फैक्ट है। जो उनकी इतनी शिक्षा थी, जो इतना मुसलमान करते थे, उनका खुद का लड़का ही कन्वर्ट हो गया था वो उसके। अच्छा, मैं ये सोच रहा था बवाली बाबा भाई कि बहुत से बार क्या होता है कि मैं सोच रहा हूँ कि कुछ तो भी एक हम पॉजिटिव पॉइंट इसमें से निकाल सकते हैं कि भाई ये मजबूरी रही होगी, इस वजह से गांधी जी ने इस तरीके के स्टेटमेंट दिए। जैसे किसी कोई क्या कहते हैं उसको, पॉइंट ब्लैंक पे गन रख के बोला हो कि भाई इस तरीके से बोलो वरना हम आपको मार देंगे। मतलब कुछ तो भी एक है क्या चांसेस जहां पे हम ये बोल सकते हैं कि भाई नहीं, वो ठेकरा भी नहीं, वो ठेकरा भी उन्होंने हिंदुओं पे फोड़ दिया था। ये डिल्यूशनल वो ठेकरा भी उन्होंने एक सेकंड, वो ठेकरा भी उन्होंने हिंदुओं पे फोड़ दिया था। उन्होंने कहा था अ लीडर इज एज गुड एज हिज फॉलोअर्स। ये मेरी सोच इसलिए है क्योंकि मेरे फॉलोअर्स ऐसे हैं। अच्छा, और एक मजेदार बात बताता हूँ आपको साहिल भाई। एक चीज और मैं गांधी जी इसमें ऐड करूंगा। एक मिनट सर जी, बवाली बाबा जी, एक्चुअल में साहिल भाई आपके क्वेश्चन का आंसर ये भी हो सकता है कि महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता से इतने ऑब्सेस हो गए थे
कि उन्हें आगे या फिर पीछे का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। हिंदुओं के साथ क्या हो रहा था ये वे समझना ही नहीं चाह रहे थे। वे सिर्फ चाह रहे थे कि एट एनी कॉस्ट मुसलमान हिंदुओं के साथ में रहे आजादी की लड़ाई में, जबकि मुस्लिम लोगों की स्ट्रेट अवे डिमांड थी कि वे आजादी की लड़ाई को तभी साथ देंगे जब महात्मा गांधी उनके खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे। नहीं, लेकिन गांधी रेसिस्ट भी थे। आपको साहिल पता नहीं होगा, जब साउथ अफ्रीका में थे ना, तो वो जो काले अफ्रीकन्स थे उनको वो काफिर बुलाते थे। हाँ, और 1893 में गांधी जी ने ना वहां पे नेटल पार्लियामेंट को कहा था कि general belief seems to prevail in colony that Indians are a little better, if not all, than the savages and the natives of Africa. तो उनको वो savage, uncivilized, काले हबसी समझते थे और उनको काफिर बुलाते थे और बोलते थे कि इंडियन तो उनसे बेटर ही हैं। तो रेसिज्म भी था। 1904 में क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा ना वहां पे ये हो रहा था, ये एपिडेमिक फैल गया था, बीमारी फैल गई थी। तो गांधी जी का दिमाग दौड़ा कि क्यों बीमारी फैल रही है, तो उन्होंने बोला कि इंडियन और अफ्रीकन को ना एक ही साथ कूली लोकेशन में रखा जा रहा है। तो उन्होंने बोला था कि हेल्थ ऑफिसर जोहानसबर्ग के काउंसिल को लिखा था कि the council must withdraw Kafirs from an unsanitary slum called Kuli location, where a large number of African Kafirs live alongside Indians. About the mixing of Kafir with the Indians, I must confess, I feel most strongly. तो उनको वो काफिर कहते थे। अच्छा, अरे गांधी जी को गोली मार दिया गया था ना, तो B.R. अम्बेडकर ने अपनी वाइफ को एक लेटर लिखा था, सावित्री अंबेडकर शायद इनका नाम था, और वहां पे इन्होंने बोला था कि आई थिंक दैट गुड विल कम आउट ऑफ द डेथ ऑफ मिस्टर गांधी। ये B.R. अम्बेडकर ने अपनी वाइफ के लेटर में लिखा था कि कुछ अच्छा ही होगा, फरवरी 8, 1948 को। हाँ, क्लियर है। पुणे में 5000 पंडितों का मैसेकर हुआ था गांधी हत्या की शाम को। मजेदार बात यह थी कि नाथूराम गोडसे का मैं कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। इनफैक्ट गांधी जी का ना जो था पॉपुलैरिटी वो डिक्लाइन पे ही था, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के साथ बहुत बुरा किया था, तो वो डाउन पे ही था। नाथूराम गोडसे ने उसको मार के ना फिर से रिलेवेंट कर दिया। लेकिन मैं बता दूं, गांधी जी पे ना 10 दिन पहले भी एक हमला हुआ था बम से उड़ाने का। जब बम से उड़ाने का हुआ था तो कनाट प्लेस में होटल में नाथूराम गोडसे और उसके कुछ 4-5 जो साथी को इकट्ठा करके गया था, वो ये लोग गए थे और बम से उड़ाने का प्लान था। लेकिन एक आदमी जो था वो पकड़ा गया और बम जो था वो गांधी जी को नहीं लगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो तो पकड़ा गया, तो नाथूराम गोडसे और उसके जो छोटे मोटे जो गैंग थे वो लोग तुरंत वहां पे से भाग गए। लेकिन जब दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आई, उससे पूछताछ की, तो बताया कि उस होटल में हम रुके हुए कनाट प्लेस में। जब वहां पे वो लोग पहुंचे तो उनको ये होता था ना, पहले कुर्ता दिया जाता था, तो कुर्ता सबका एक ही जैसा होता था। तो जनरली ना लोग धागे से अपना ना इनिशियल लिख देते थे ताकि पहचान में आ जाए अगर ड्राई क्लीनिंग के लिए दे तो ये नाथूराम गोडसे ने अपना कुर्ता ड्राई क्लीनिंग के लिए दिया हुआ था, वो उनको मिल गया। उनको ये भी पता चल गया कि कोई संपादक है, मतलब एडिटर है कोई छोटा मोटा अखबार का, और वहां पे मुंबई में वहां पे काउंसलर के भी बहुत जान पहचान का है। अगर दिल्ली पुलिस और कांग्रेस गवर्नमेंट सीरियस होती तो वो इन्वेस्टिगेट करती, और फिर अगले 10 दिन के बाद ये हो ही नहीं सकता था कि नाथूराम गोडसे इतनी आसानी से आके गोली मार देता। प्लस गांधी जी को कांग्रेस गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दिया, क्योंकि उस समय गांधी जी और कांग्रेस की बनना बंद हो गया था। क्योंकि आपको पता होगा कि गांधी जी इंसिस्ट कर रहे थे कि कांग्रेस को कि सेकंड इंस्टॉलमेंट भी पाकिस्तान का रिलीज कर दो, जबकि ये जो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो बोले पहला इंस्टॉलमेंट दिया है, हमने देखा है कि वो लोग कश्मीर में चढ़ाई कर दी है, अब ये दूसरा इंस्टॉलमेंट जो बोल रहे हो देने के लिए, इससे फिर वो यूज करेंगे हमारे ऊपर चढ़ाई करने के लिए, तो हम नहीं देंगे। और आमरण अनशन के लिए बैठ गए थे वो।
तो कांग्रेस से उनकी बनना बंद हो गई थी। उन्होंने ये भी बोला था कि अब कांग्रेस का पर्पस सर्व हो गया है, तो कांग्रेस को अब डिसमेंटल कर देना चाहिए, तो उनकी बनती नहीं थी। तो कांग्रेस गवर्नमेंट इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल, जवाहरलाल नेहरू इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ गांधी बिकॉज दे डू नॉट प्रोवाइडेड पुलिस प्रोटेक्शन। 10 दिन पहले जिस पे बम से हमला हुआ, उससे 10 दिन के बाद आप उसको कोई गोली मार दे, दिस इज रेडिकुलस। इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं किया गया, ये लोग जानबूझ के लीनियंट रहे हैं। मैं बस यही बता रहा हूं कि उस दिन नाथूराम गोडसे वहां पे मौजूद था जब अक्टूबर में बारिश हो रही थी और ठंड के समय में हजारों शरणार्थियों को रोड पे पुलिस से प्रेशर डाल के गांधी जी ने धक्के मार के जब बाहर निकलवा दिया था, तो नाथूराम गोडसे ने आके घर पे अपने इंश्योरेंस में चेंजेस किए थे, यानी कि ही वाज डिटरमिन्ड कि अब वो कुछ करेगा, और उसी के कारण उसको सबसे बड़ा झटका लगा था। और जब उनका केस गया था तो सबसे पहले लाल किले में केस चला था, और लाल किले में जब केस चला था तो कांग्रेस ने सावरकर को भी उसमें इंक्लूड करने का कोशिश किया कि ये भी जिम्मेदार है, सिर्फ नाथूराम गोडसे नहीं। लेकिन जज को कोई एविडेंस नहीं मिला। एक विटनेस प्रोड्यूस किया था कांग्रेस गवर्नमेंट ने, और वो भी एक स्मगलर था, तो वो क्रेडिबल एविडेंस नहीं था। और स्मगलर ने भी बस ये कहा था कि मैंने सुना है कि नाथूराम गोडसे मिलने गया था सावरकर से, और मैंने सीढ़ी के बाहर से सुना था कि सावरकर ने कहा है विजय भवा, मतलब कि यशस्वी भवा। हाँ हाँ, तो इसी बेसिस पे तो कोर्ट ने डिसमिस कर दिया कि सावरकर के खिलाफ कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं है कि ही वाज इन्वॉल्व। और जब यही शिमला कोर्ट में जब ये हाई कोर्ट में गया ये मामला, तो और गांधी जी का डेथ होते ही 4 घंटे के अंदर में, उस समय एसएमएस व्हाट्सएप टेलीग्राम कुछ नहीं था, मोबाइल नहीं था, 4 घंटे के अंदर में पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये बात फैलाई कि ना सिर्फ नाथूराम गोडसे किलर था, बट नाथूराम गोडसे का जो कास्ट था वो ब्राह्मण था, और ब्राह्मण में भी चित्पावन ब्राह्मण था। और पूरा गांधीवादियों ने मैसेकर शुरू कर दिया पुणे और महाराष्ट्र के एरिया में, और बहुत संख्या में चित्पावन ब्राह्मण का कत्ल हुआ। इंटरेस्टिंग चीज शॉर्ट में रखना, एकदम शॉर्ट। हाँ, एकदम शॉर्ट में। एक जो था ना कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, अब आदमी जब एक्सपेरिमेंट करता है तो उसका मतलब ये होता है कि रिजल्ट ट्रू भी आ सकता है, रिजल्ट फॉल्स भी आ सकता है, करेक्ट। अब इनका एक्सपेरिमेंट आप सुनिए। ये अपने ग्रैंड नीस जो थी, इनकी ग्रैंड नीस जो कि 14, 15, 13 साल की होगी, इनके साथ ये नंगे सोते थे। महात्मा गांधी नंगे सोते थे और ये टेस्ट करते थे। एक्सपेरिमेंट यही था कि ये टेस्ट करते थे कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल रख पाता हूं कि नहीं। अच्छा चलो मान लिया कि गांधी जी ने कंट्रोल किया और उन्होंने बहकावे में नहीं आए, लेकिन कहीं गलती से मान लो कि ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता, तो क्या ये पॉस्को केस में अंदर चले जाते हैं? माइनर के एक्सपेरिमेंट फेल भी तो हो सकता था, करने से पहले क्या पता, वो तो टेस्ट कर रहे थे ना। एक्सपेरिमेंट तो ये एक्सपेरिमेंट में ही जेल है। एक्सपेरिमेंट में सिर्फ गांधी नहीं, एक्सपेरिमेंट में सिर्फ गांधी नहीं, सामने वाली लड़की भी नंगी सो रही थी। हाँ, और वही मैं बोल रहा हूँ। गांधी जी बेसिकली एक्सपेरिमेंट कर रहे थे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में, कि ये अपने सेलिबेसी को चेक कर रहे थे कि मैं अपने ऊपर कितना संयम रख पाता हूँ, कंट्रोल रख पाता हूँ, कि मैं ना नंगी लड़की के बगल में भी अगर सो और एक जवान लड़की के बगल में भी सो तो मैं उसको कुछ नहीं करूंगा। अब ये एक्सपेरिमेंट था, करने से पहले ये नहीं पता था कि शायद मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। मान लो कि इन्होंने कुछ नहीं किया, चलो ये भी मान लेते हैं, लेकिन अगर फेल हो जाते तब। Gangadhari Shaktiman kare Gandhiji never agreed with Bhagavad Gita. Gandhiji openly in a statement said Krishna is a mythology and Bhagavad Gita is not practical. In rough words, he said the above statement, not sure with exact statement. अगर किसी को exact हाँ, उन्होंने statement... कहा है कि Krishna is a mythological character, but Prophet Muhammad was a real character. ये कहा है बीच में उन्होंने। ओके, तो गांधी जी पहले हमेशा से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ पार्शल थे, बायस थे, तो आंसर देने की जरूरत है किस कम्युनिटी के लिए उन्होंने क्या होगा।